हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 21 एंड 22 अप्रैल वाली डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको भी पता है जो देश में कोरोना के जो केसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये आपको पता होना चाहिए। इलाज से बचाव अच्छा। और जब हम बचाव की बात करते हैं तो आप शारीरिक रूप से प्रिकॉशंस लें और अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। आप इस फेज में मेडिटेशन कर सकते हो फॉर द 10 मिनट्स 20 मिनट, जो भी आपको संभवतः अच्छी लगी उतने समय के लिए आप मेडिटेशन करो और इससे आपको पीसफुल मिलेगी, शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका मन भी उत्साहित रहेगा और पढ़ाई लिखाई में भी आपको आनंद आएगा। तो इसी के साथ लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। कैबिनेट ने सब्सिडी फॉर यूरिया प्रोड्यूस्ड बाय कोल गैसिफिकेशन इसको अप्रूवल दे दी है। तो क्या है बेसिकली यूरिया प्रोड्यूस बाय कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की ही बात कर लेते हैं। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज ए प्रोसेस जिसके तहत जो कोल है उसको सिंथेसिस गैस में, यानी कि सिन गैस जिसको हम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। और सिन गैस की अगर बात करें तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारियां आपको पता होनी चाहिए कि इसके तहत कोल को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट किया जाता है। और सिंथेसिस गैस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो सिन गैस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे वी हैव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज द मेकिंग ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स लाइक आपका जो फर्टिलाइजर्स है, इन सब के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो यूनियन कैबिनेट का रिसेंट डिसीजन आया है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्कीम को फॉर प्रोवाइडिंग द सब्सिडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इफ दैट urea is produced through coal gasification technology by the Talcher Fertilizer Limited worth over 13 करोड़ रुपीस। एंड अगर हम बात करें टालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड की तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी है 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। और 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कौन कौन से आ रहे हैं? वी हैव द राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड वी हैव द गेल इंडिया लिमिटेड एंड वी हैव द कोल इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड कोल गैसिफिकेशन की बात हमने कर ली। एंड इसके क्या बेनिफिट्स होंगे इस स्टेप के? तो जो यूरिया इंपोर्ट किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर, उसके रिडक्शन में जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो यूरिया इंपोर्ट्स है उसका रिडक्शन होगा। एंड आप देख सकते हो 12.7 बेसिकली एलएमटी आपका यूनिट ऑफ वेट है। तो बेसिकली पर एनएम आप देख सकते हो इतने तक के इंपोर्ट को कम किए जा सकेंगे। तो इससे सेविंग्स फॉरेन एक्सचेंज में हमें देखने को मिलेगी। और इट विल आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड नेचुरल गैस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो नेचुरल गैस एज ए रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपका यूरिया का प्रोडक्शन होता है। एज वेल एज इट विल इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स एंड it will also save the transport subsidy for the supply of urea in the eastern part of the country, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में we have the various कोल पावर प्लांट्स, जहां से ये जो तकनीक है दैट इज द कोल गैसिफिकेशन तकनीक, ये फर्टिलाइजर्स का क्रिएशन कर सकते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट में खर्च आता है, ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी आती है गवर्नमेंट को जो देनी पड़ती है, उस सब्सिडीज में भी बचत होगी। एंड अगर हम बात करें यूरिया सब्सिडी की, तो यूरिया फार्मर्स को जो दिए जाते हैं एट स्टेटुटरी नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं, उसके आधार पर यूरिया जो फार्मर्स को सेल किए जाते हैं। और जो डिफरेंस है बिटवीन द डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एट द फार्म गेट और नेट मार्केट रियलाइजेशन बाय द यूरिया यूनिट, वो सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं यूरिया मैन्युफैक्चरर को। याद रखना, ये जो यूरिया सब्सिडी दी जाती है यूरिया मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। एंड बेसिकली कितनी सब्सिडी दी जाती है? इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एट द फार्म गेट एंड द नेट मार्केट रियलाइजेशन। लेट्स से कि नेट मार्केट में आपका 45 पर केजी आपका है मार्केट कोस्ट, और बेसिकली जो दिए जा रहे हैं फार्मर्स को वो 30 रुपीज पर केजी दिए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा बेसिकली। तो ये जो आपका 15 रुपीज का डिफरेंस है वो आपको यूरिया सब्सिडी के तौर पर कंपनीज को दिए जाएंगे। याद रखना, कंपनीज को दिए जाएंगे। एंड सो ये थी बेसिकली डिफरेंशिएशन, आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है, तो कोल गैसिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। और
बेनिफिट्स आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना है आपको कि सीन गैस में क्या क्या या कौन कौन से गैस कंपोज करते हैं, एज वेल एज क्या है ये आपका सिंथेसिस गैस, ये पता होना चाहिए। और ये जो आपका TFL है यानी कि तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी है 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट का, और ये 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट सेट्स टाइमलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू क्लियर द नेम ऑफ द जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन सेक्टर के सामने रखा है कि भाई साहब आप इतने टाइमलाइन के बीच में जो भी नाम्स पेंडिंग है, जो हाई कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किए हैं, उसको आप क्लियर करिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एंड क्या कहा है इन्होंने, तो देख सकते हो, इट रिइटरेटेड दैट रिकमेंडेशन जो सेंट बैक किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट शुड बी मेड विद इन 3 से 4 वीक्स, है ना। तो क्या टाइमलाइन दी गई है कि आने वाले अगले 3 से 4 वीक्स के बीच आपका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने नोट भी किया है कि देयर आर ऑलमोस्ट 40% वैकेंसीज इन हाई कोर्ट। समझ रहे, ये काफी बड़ी विडंबना है, 40% वैकेंसीज है हाई कोर्ट में, एंड विथ मेनी ऑफ द लार्जर हाई कोर्ट वर्किंग अंडर 50% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ 30 है तो जो एक्चुअल में अपॉइंटमेंट्स है वो आपका 15 हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति आप देख सकते हो कोर्ट्स में मौजूद है, तो कैसे केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम होगी। और अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम की, तो इट इज ए सिस्टम जहां पर जो कमिटी है CGI की +4 सीनियर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 3 मेंबर्स ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम एस्टेब्लिश किया गया तो याद रखना है आपको, यहाँ पर 3 मेंबर्स यानी कि 3 मेंबर्स ऑफ हाई कोर्ट को भी लिए जाएंगे, +4 सीनियर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लिए जाएंगे, प्लस CGI होंगे। इन सब की एक कमिटी बनाई जाएगी और ये डिसीजंस लेंगे रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। एंड जो 3 जजेस, द 3 जजेस केसेस, आपको भी पता है ये जो आपका कंसल्टेशन का इश्यू आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेबोरेट फैसले लिए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। तो ये जो आपका थर्ड जज केस है दैट हैव कम फ्रॉम द 1981 टू 1998 सेट द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटिंग ऑफ द जजेस। एंड इन रिलेटेड न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224A भी इन्वोक किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज एन एड हॉक जजेस। आपको पता है संविधान प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि अगर बेसिकली जरूरत है किसी हाई कोर्ट को जजेस की या फिर सुप्रीम कोर्ट को जजेस की, तो वो रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एड हॉक बेसिस टू द हाई कोर्ट, स्पेशली दोज which have the lot of pendency case। ये संविधान ने बोला है, आप देख सकते हो आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना हाई कोर्ट के केसेस में कौन है आपका अपॉइंटेड, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट ए पर्सन हु हैज बीन ए जज अर्लियर टू सिट एज ए जज ऑफ द कोर्ट, है ना। तो अगर ये पहले जज थे किसी पार्टिकुलर हाई कोर्ट के, तो उनको बेसिकली फिर से चुना जा सकता है एज ए जज ऑफ द कोर्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो 2 पॉइंट याद रखनी, अगर हाई कोर्ट के केसेस में अगर आपको एड हॉक जजेस की नियुक्ति चाहिए तो वी हैव द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये अपॉइंट करेंगी उन व्यक्ति को जो पहले जज रह चुके हैं ऑफ द हाई कोर्ट, एंड ये इनको एक्ट करवाया जाएगा जज ऑफ हाई कोर्ट के रूप में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नेसेसरी, एंड दिस हैज ओनली बीन इन्वोक्ड थ्राइस इन द पास्ट, जहां पर ये आर्टिकल लगाई गई हैं, एंड हैज मोर और लेस स्टेड डोरमेंट ईयर्स टू ईयर्स। सो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए वी हैव द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ CGI 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 3 मेंबर्स ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात होगी, वी विल बी हैविंग द CGI प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट। एंड ये डिसीजन लेंगे रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ जजेस एज वेल एज जो अपॉइंटमेंट्स रिकमेंड किए जाएंगे फॉर द जजेस। और अल्टीमेटली जजेस का अपॉइंटमेंट याद रखना प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन कौन भेजेगा, ये आपका कॉलेजियम सिस्टम। एंड आर्टिकल 224 के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 224A क्या कहता है संविधान का, एंड क्या कभी इन्वोक हुआ है ये आर्टिकल 224A जिसके तहत एड हॉक जजेस की नियुक्ति की जाएगी। तो हाँ देख सकते हैं इन्वोक थ्राइस इन द पास्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया इलेक्टेड टू द 3 की बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाली बॉडी है उसके अंतर्गत सब बॉडीज आती हैं और उन सब बॉडीज में इंडिया को चुना गया है, बेसिकली यही न्यूज है। और 3 बॉडीज कौन कौन से आप देख सकते हो, द फर्स्ट वन इज कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड जस्टिस। और बेसिकली अगर हम बात करें इस कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस की, तो ये प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की इन द फील्ड ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। और जो मेंबर स्टेट्स हैं ऑफ CCPCJ
वो इलेक्ट किए जाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और जो दूसरी बॉडी आप देख सकते हो, वी हैव द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन एंड इट इज रिलेटेड टू द जेंडर इश्यूज, और इसमें 41 मेंबर्स होती हैं। एंड जो तीसरी है आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड ये बेसिकली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, दैट इज द नेम एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देख सकते हो ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है कंप्राइजिंग ऑफ 36 स्टेट मेंबर्स ऑफ द FAO। द बोर्ड and the board provide for intergovernmental support, policy direction प्रदान करती है, as well as supervision of the activities of world food program। तो ये तीन बॉडीज के बारे में बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, ये खासकर पता होना चाहिए कि जो थ्री की बॉडीज हैं ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ही पार्ट है, ये पता होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द 3 ईयर टर्म है ना, तो 3 साल के लिए ये आपका चुना गया है भारत को, एंड इट विल बिगिन फ्रॉम द Jan 1, 2022। एंड लास्ट ईयर टू इंडिया को इलेक्ट किया गया था टू द फॉलोइंग इज इकोसॉक बॉडी। और कौन से ये इकोसॉक बॉडी है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसमें भारत को चुना गया था पिछले ईयर। तो ये द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन एंड कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। एंड अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो बेसिकली ये आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम की ही बॉडी है, एंड इट वर्क्स टू एडवांस द 3 डायमेंशंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग की बात करता है। एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी है। तो वी हैव द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वी हैव द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वी हैव द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, वी हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वी हैव द ट्रस्टीशिप काउंसिल, वी हैव द ICJ। और आप हमें बताइए इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में नहीं है, बाकी 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। वो कौन सी है जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में नहीं है? एंड लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच रिलीजेस द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। तो सबसे पहली बात तो हम IEA की ही बात कर लेते हैं। ये क्या है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये कुछ रिपोर्ट भी रिलीज करती है, और इस रिपोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो इसे 1974 में क्रिएट किया गया था टू हेल्प कोऑर्डिनेट ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू द मेजर डिसरप्शंस इन द सप्लाई ऑफ ऑयल, है ना। तो जो मेजर डिसरप्शन सप्लाई ऑफ ऑयल में आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके सॉल्यूशंस निकाले जाए, है ना, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाए सो दैट ऐसी स्थिति ना आए। एंड आपको भी पता होगा कि इट इज एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल डायलॉग ऑन द एनर्जी, प्रोवाइडिंग ऑथोरिटेटिव एनालिसिस, पॉलिसी रिकमेंडेशन सो दैट कंट्रीज की मदद की जा सके टू प्रोवाइड सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। एंड इंडिया IEA का मेंबर बन गया था 2017 में। तो देख सकते हैं इंडिया बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IEA। ये बेसिक हमने जान लिया। अब रियलिटी की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है टॉपिक आपका। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन्होंने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 इसे रिलीज किया है। तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट असेसेस द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी डिमांड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो आपके 2021 में हो रहे हैं। क्या की फाइंडिंग्स है देख सकते हो, ग्लोबल एनर्जी डिमांड वो बढ़ने वाली है 2021 में बाय 4.6% एंड ऑफसेटिंग द 4% कॉन्ट्रैक्शन इन 2020। तो 2020 में जो एनर्जी की डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। क्यों डिमांड हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी कि लॉकडाउन लगे हुए तो पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड ओवर में कोरोना क्राइसिस, एंड जिसके कारण आपका जो एनर्जी की डिमांड है वो बेसिकली कम हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। तो इस बार यानी कि 2021 में ग्लोबल एनर्जी डिमांड ये बढ़ने वाली है 4.6% से इन 2021, ये बातें कही गई। एंड जो कोल डिमांड है वो डेफिनेटली राइज करेंगी 4.5% से इन 2021 विथ मोर देन 80% ऑफ द ग्रोथ कंसंट्रेटेड इन एशिया, क्योंकि एशिया आपको पता है मेजरली डिपेंडेंट है कोल जनरेशन एनर्जी पावर पॉइंट्स के ऊपर, आपको पता है। चाइना तो खुद देख सकते हैं लोन अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। तो 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन द कोल डिमांड ये चाइना की तरफ से ही आ रहे हैं। दिस एक्सपेक्टेड इंक्रीज इट विल रिवर्स द 80% ऑफ द ड्रॉप इन द 2020 एंड ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 emissions ये बेसिकली आर हेडिंग फॉर देयर सेकंड लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज इवर, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जो ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 emission है ये भी बढ़ेंगी। एंड रिन्यूएबल्स प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द 2021। ये याद रखना है कि रिन्यूएबल्स जो है इट इज प्रोवाइडिंग मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज इन द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इन 2021 एंड जिसमें आपका सोलर PV और विंड एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द 2/3 ऑफ द रिन्यूएबल ग्रोथ एंड चाइना इज लाइकली टू अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी
जनरेशन फॉलोड बाय यूएस देन ईयू एंड इंडिया। एंड देख सकते हो फिर जो स्लगिश डिमांड है ट्रांसपोर्ट वाले की वो मिटिगेट कर रही है द रिबाउंड इन द एमिशन एंड फुल रिटर्न टू प्री क्राइसिस ऑयल डिमांड लेवल वुड हैव पुश्ड CO2 emissions at further 1.5%। तो इतनी डिटेल में आपको नहीं जाने हैं, लेकिन आपको IEA के बारे में पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, मेंस के लिए कुछ फॉलो पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो बढ़ सकते हैं 4.6% से, एंड कोल का डिमांड वो राइज ही होगा, कम नहीं होगा, और एशिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में आप भारत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत को कहीं ना कहीं जो कोल डिमांड की ग्रोथ है उसको कम करने की जरूरत है, सो दैट जो ऑब्जेक्टिव है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की उसको फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। एंड लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है। एंड बेसिकली ये जो इंडेक्स है इट बेंचमार्क्स द कंट्रीज ऑन द करेंट परफॉर्मेंस जो उनके एनर्जी सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे होते हैं नेशंस में, एंड इट मेजर्स देयर रेडीनेस, याद रखना है, इट मेजर्स देयर रेडीनेस, यानी कि वो कितना रेडी है टू द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम। इस ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए ये आपका रिपोर्ट या इंडेक्स तैयार किया जाता है। और क्या की फाइंडिंग है तो देख सकते हो, ग्लोबल एवरेज ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्कोर्स इंक्रीज हुई है इन 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। तो देख सकते हो लास्ट 10 ईयर्स में से 8 ईयर्स का जो अगर रैंकिंग देखे या फिर पोजीशन देखे तो ग्लोबल एवरेज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्कोर्स में बढ़ोतरी आई है। एंड ओवर द पास्ट 10 ईयर्स ओनली 10% ऑफ द कंट्री वो एबल है टू मेक कंसिस्टेंट गेन्स शोइंग द सीड फॉर रिन्यूड फोकस ऑन क्लाइमेट गोल। और इंडिया एंड चाइना की बात की गई है, कहा गया है इंडिया और चाइना कलेक्टिवली अकाउंट फॉर ए थर्ड ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड, एंड इन्होंने स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट किए हैं ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि तारीफ की गई है डिस्पाइट कोल कंटिन्यू टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द एनर्जी मिक्स। एंड वेयर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन हैज डबल्ड फ्रॉम $250 बिलियन इन 2010 टू $500 बिलियन इन 2020। तो ये भी डाटा आप मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि किस प्रकार से जो देश हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ट्रांजिट करें, एज सीन फ्रॉम द एग्जांपल कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन वो डबल हुई है फ्रॉम $250 billion in 2010 to $500 billion in 2020, and number of people without access to electricity ये डिक्लाइन हुआ, ये भी एक अच्छी बात है, to 770 million यानी कि 77 करोड़ in 2019, the lowest on record। तो देख सकते हो ये भी अच्छी बात है। एंड की सजेशंस क्या बोली गई हैं, बेसिकली द नीड फॉर जस्ट ट्रांजिशन एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ इक्विटी है ना, इक्विटी यानी कि सबको अवेलेबल हो इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी, जॉब्स, पब्लिक हेल्थ, कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स गोइंग बियॉन्ड इलेक्ट्रिफिकेशन टू फुली डिकार्बनाइज द एनर्जी सिस्टम। एंड देख सकते हो सिस्टम परफॉर्मेंस इंपेरेटिव की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एसेस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये आपका एनर्जी ट्रायंगल है। एनर्जी ट्रायंगल में आपका सिक्योरिटी एंड एसेस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबको साथ में रखना है जब भी हम किसी एनर्जी को बेसिकली प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एसेसिबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ हो, एंड वे हैव द ट्रांजिशन रेडीनेस इनेबलिंग द डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशन है जो आपके यूज किए जाते हैं इस इंडेक्स को निकालने में, तो कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है, एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर को देखा जाता है, ह्यूमन कैपिटल एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन को देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटिव बिजनेस एनवायरमेंट को देखा जाता है, एंड वे हैव द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस एंड रेगुलर एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो ये जो आपके डायमेंशन है 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन के आधार पर बेसिकली ये रेडीनेस इंडेक्स निकाली जाती है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको इतना ही जानना है बस कि ये कौन से इंस्टीट्यूशन निकालते हैं, 2-3 पैरामीटर, ज़्यादा नहीं, 2-3 पैरामीटर पता होने चाहिए, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड वेयर द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, वेयर द रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो 3 पैरामीटर जान लो। वैसे वो इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल यूपीएससी पैरामीटर्स भी फोकस कर रही है, लेकिन वो भी उन ऑर्गेनाइजेशन की जो महत्वपूर्ण है, जैसे वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, IMF की कोई रिपोर्ट हो गई उनके इंडेक्स पूछे जा सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गए उनके रिपोर्ट के पैरामीटर पूछे जा सकते हैं, तो उनकी जरूरी है, इसमें आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। And we have the also in news, short news, the World Press Freedom Index, basically World
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो ये पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी दैट इज द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इनके बारे में आपने नाम सुना ही होगा कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है और 180 कंट्रीज को ये रैंक करती है एंड इट हैज बीन टॉप्ड बाय द नॉर्वे फॉलोड बाय द फिनलैंड, डेनमार्क। और आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लोकेशंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क कहाँ है और कौन से जो नेबरिंग कंट्रीज है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सीज इनके सराउंडिंग में है जैसे बाल्टिक सी हो गए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। एंड इंडिया की बात करें तो देख सकते हो 142 सेम एज द लास्ट ईयर, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। द रिपोर्ट स्टेटेड कि जो इंडिया का शेयर है बैड है क्लासिफिकेशन विद ब्राजील, मैक्सिको एंड रशिया। तो हमें तो बात इतना याद रखनी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है। एंड वी हैव द बोआओ फोरम फॉर एशिया। और जब हम बात करते हैं बोआओ फोरम फॉर एशिया तो रिसेंटली चाइना का जो एनुअल बोआओ फोरम है कंक्लूड हुआ है बोआओ में, विच इज अ कोस्टल रिजॉर्ट इन चाइना। एंड ये जो BFA है यानी कि बोआओ फोरम फॉर एशिया, ये एशियन वर्जन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह सकते हैं। एंड इट एम्स टू ऑफर हाई इंड डायलॉग प्लेटफॉर्म, किसके लिए, गवर्नमेंट, इंटरप्राइजेज, एक्सपर्ट, स्कॉलर, ये सब यहाँ इस फोरम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड कैन डिस्कस अबाउट इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड अदर रेलेवेंट इश्यू। कौन ज्ञान दे रहा है, जो खुद कोरोना वायरस का इनिशिएटर है, तो आप देख सकते हो। एंड वी हैव द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक्सटेंड कर दिया इस इंश्योरेंस स्कीम को फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली फंड देगा इसको, इसमें स्टेट की कोई पैसे की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। एंड इट वाज अनाउंस्ड एज ए पार्ट ऑफ कोविड-19 रिलीफ पैकेज इन 2020 एंड इट प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिसमें आपका कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी आ जाएंगे हु मे हैव टू बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट। And it also याद रखना, ये जरूर याद रखना, it also includes accidental loss of life on account of contracting COVID-19. Now we have the Codex Alimentarius Commission. तो ये बेसिकली न्यूज इसमें रही है कि इंडिया जो है होस्ट कर रहा है 5th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीसीज एंड culinary हब्स यानी कि CCSCH जो स्टेब्लिश की गई थी अंडर द कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो CCSCH है यानी कि कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीसीज एंड culinary हब्स, इसे कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के अंतर्गत क्रिएट किया गया था। एंड वी हैव द स्पाइसेस बोर्ड इंडिया एंड ये सेक्रेटेरिएट है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेशन ऑफ दिस कमिटी। एंड अगर हम CAC की बात करें यानी कि कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की, तो इसे 1963 में सेटअप किया गया था और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, याद रखना इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एस्टेब्लिश जॉइंटली बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO प्लस WHO। याद रखना है CAC किसका इनिशिएटिव है, FAO प्लस WHO। एंड कोडेक्स एलिमेंट्रस या फिर इसको सिंपली फूड कोड भी कहते हैं, इसमें बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का समागम होता है, गाइडलाइंस होता है, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस होता है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, ब्लू नेचर अलायंस। तो बेसिकली ब्लू नेचर अलायंस की बात करें तो ये कोलैबोरेशन है विच हैज बीन लेड बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल एज वेल एज Pew Charitable Trust, Global Environment Facility, Mendaru Foundation and Rob and Melanie Wellstone Foundation। हमें तो इतना याद रखना है ब्लू नेचर अलायंस में आपका कोलैबोरेशन आपका कंजर्वेशन इंटरनेशनल का भी है और GEF का भी है और अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी है, लेकिन आपको 2 ही याद रखने इसमें। एंड एम क्या है, और एम अच्छे से पता होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट 5% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इन 5 ईयर, यानी कि 5 साल में 5% वर्ल्ड ओशियन को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ एक्सपेंड एंड इनहांस द ओशियन प्रोटेक्शन with a focus on working alongside indigenous people and local communities, scientists and academia and other partners, क्योंकि जब तक इन सबों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जो भी ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किए जाएंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। एंड अलायंस हैज स्टार्टेड बाय टारगेटिंग 7 ओशियन लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें आपका अंटार्कटिका है, फिजी है, कनाडा है, सिसिल्स है, पलाव है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन को भी इसमें लिया गया है। एंड त्रिस्तान दे कुना जो कि आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशियन में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए त्रिस्तान दे कुना आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशियन में। एंड वी हैव द रेस्पोंड यानी कि रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। और क्या न्यूज़ है, तो इसरो ने अनाउंस किया है दैट इट विल सपोर्ट 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट विच हैज बीन mooted बाय IIT दिल्ली अंडर इट्स रेस्पोंड प्रोग्राम, जिसका जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट्स का वो ड्यूरेशन है आपका 1 से 3 ईयर वैरी करता है बेसिकली। तो इसरो ने ही रेस्पोंड प्रोग्राम को इनिशिएट किया था 1970s के समय में। ऑब्जेक्टिव वही था कि जो एकेडमिया है उनको इनकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें इन द वेरियस स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी। एंड अंडर द रेस्पॉन्ड प्रोजेक्ट टेकन किए जाते हैं बाय द यूनिवर्सिटीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन द एरियाज ऑफ रेलेवेंस टू द स्पेस प्रोग्राम। एंड वी हैव द नेशनल सिविल सर्विसेज डे, इसको आप कैसे भुला सकते हो, इसी की तो यात्रा है आपकी। एंड एवरी ईयर April 21 is marked as National Civil Service Day, as on this day जो कंट्री के पहले होम मिनिस्टर है सरदार
वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एड्रेस किया था द न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर इन 1947 एंड वी हैव द एम नरसिम्हम, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स, क्योंकि इनके समय में बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स रिकमेंडेशन आए थे। और फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर नरसिम्हम passed away, यही न्यूज है, एंड ही वाज द फर्स्ट एंड ओनली गवर्नर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक कैडर। याद रखना आपको, ही वाज द फर्स्ट and only governor to be appointed from the Reserve Bank cadre, and he served as India's executive director कहाँ पर, तो IMF में, and later the World Bank as well, and he headed 2 committees in 1991 and 1998 that has critical influence on the country's banking reforms and set the agenda for the sector। and इनके रिकमेंडेशन देख सकते हो, 3 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर, ओपनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बैंक, ये सब रिकमेंडेशन दिए गए। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।